बच्चों आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 वृत्त भाग 1 में हम इस अध्याय का परिचय पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों हम उन सभी शब्दों की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे जो इस अध्याय की समझ हमारे अंदर विकसित करेगी। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए बच्चों। हर एक परिभाषा को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए और बाद में दोहराते हुए याद भी कीजिएगा बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृत्त की परिभाषा के साथ। देखिए, वृत्त या सर्किल क्या होता है? किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ लोकस वृत्त कहलाता है। परिभाषा को ध्यान से पढ़िए बच्चों और फिर समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास दो बिंदु है, एक क्या है? स्थिर बिंदु है, फिक्स है। ये बिंदु ओ क्या है? फिक्स बिंदु है। इस बिंदु ओ से जो कि फिक्स है उससे सदैव समान दूरी पर रहने वाले एक बिंदु का बिंदु पथ अर्थात उस बिंदु द्वारा चला गया रास्ता, उसका मार्ग क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। कैसे? यहाँ समझिए, यहाँ पर एक बिंदु है ये P। अब इस बिंदु P को आपको इस तरीके से मूव करना है, इस तरीके से चलाना है कि इस O से इस P की दूरी सदैव समान रहे। यानी कि अभी अगर दूरी R है तब यह R दूरी पर ही रहना चाहिए P, और इसको चलाओ तो अगर आप इसको R दूरी पर रखते हुए चलाओगे तो ये दूरी R ही है। क्या ये दूरी R ही है? R दूरी पर इस प्रकार से चलेगा ये, और जब ये इस प्रकार से चलेगा तो ये जो रास्ता बनेगा बच्चों, इस बिंदु P द्वारा चला गया रास्ता अर्थात इस बिंदु P का जो पथ है, बिंदु P का बिंदु पथ जो है, इसी पथ को, इस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये परिभाषा आपको वृत्त की समझ में आ गई। किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का पथ या बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इसी परिभाषा को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। एक नियत बिंदु अर्थात बच्चों नियत का मतलब हो गया वही फिक्स बिंदु, स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। इस परिभाषा को किस तरीके से समझेंगे? देखिए, एक नियत बिंदु है, एक स्थिर बिंदु है O। इस O बिंदु से R दूरी पर जितने भी बिंदु हैं, ये सारे बिंदु क्या हैं? O से R दूरी पर हैं। ये सारे बिंदु, जो बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। ये सारे जितने भी बिंदु हैं बच्चों, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे बिंदु इस स्थिर बिंदु O से R दूरी पर हैं। और अगर मैं इन सारे बिंदुओं का समुच्चय बना लूं, इन सारे बिंदुओं को मिला लूं, तो मेरे पास जो आकृति बनेगी, ये जो वक्र बनेगा, इसी वक्र को हम कहते हैं वृत्त। इसी वक्र को हम कहते हैं वृत्त। तो वृत्त की परिभाषा आप दो तरीके से दे सकते हैं। किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी स्थिर बिंदु O से समान दूरी R पर जितने भी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। फिर ध्यान दें बच्चों, ये जो स्थिर बिंदु O की हम बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। और ये जो नियत दूरी है, ये जो समान दूरी R की हम बात कर रहे हैं, वो है वृत्त की त्रिज्या। ये है वृत्त की त्रिज्या। आगे बात समझ में आपको? देखिए, अगर ये आपके पास एक वृत्त है, ये आपके पास एक वृत्त है, तो इस वृत्त के जो प्रत्येक बिंदु हैं, P, ये बिंदु Q, ये बिंदु R, ये बिंदु S, इन सभी बिंदुओं से वृत्त के अंदर एक बिंदु ऐसा होगा जो इन सभी बिंदुओं से, कौन से बिंदुओं से? वृत्त के बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर होगा। और इस स्थिर बिंदु को, इस स्थिर बिंदु O को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है। और इस केंद्र को मैं वृत्त के किसी बिंदु से मिला लूं, अर्थात जिस नियत दूरी की हम बात कर रहे थे, उसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं बच्चों? देखिए, वृत्त के ऊपर कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु हैं। केंद्र को किसी भी बिंदु से आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगी?
त्रिज्या बन जाएगी। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। क्या एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं अलग अलग लंबाई की हो सकती हैं? इस बात पर विचार कीजिए। एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं असमान लंबाई की नहीं होती हैं। जितनी भी त्रिज्याएं हैं, ये अनंत जो त्रिज्याएं हैं, सारी की सारी क्या होती हैं? लंबाई में समान होती हैं। आ गई बात आपको समझ में? वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। फिर देखिए बच्चों, अगर हम बात करें वृत्त की रचना की किसी समतल में, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? प्रत्येक वृत्त जिस समतल में बना होता है उसे 3 भागों में विभाजित कर देता है। जिस भी समतल पर आप वृत्त की रचना कर देंगे तो वो समतल 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। कौन कौन से 3 भाग? जैसे कि हमारा ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने ये वृत्त बना दिया है, तो इस बोर्ड के अब 3 भाग हो गए हैं। कौन कौन से 3 भाग? पहला भाग वो जो इस वृत्त के अंदर हो गया है, यानी कि अंतः भाग। दूसरा भाग जो बाहर रह गया है, बाह्य भाग। और तीसरा भाग इस वृत्त के ऊपर वाला भाग, जिसे हम कहते हैं वृत्त की परिसीमा, वृत्त की बाउंड्री, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो जिस भी समतल पर आप वृत्त बनाते हो उस समतल के 3 भाग हो जाते हैं, अंतः भाग, परिसीमा और बाह्य भाग। अगर कोई बिंदु वृत्त के आंतरिक भाग में, अंतः भाग में स्थित है, जैसे कि ये बिंदु ए, तो इस बिंदु ए को हम बोलते हैं वृत्त का आंतरिक बिंदु। क्या बोलते हैं? वृत्त का आंतरिक बिंदु। अगर वो वृत्त की परिसीमा पर है, इस रास्ते पर ही है, तो फिर हम बोलते हैं उस बिंदु को वृत्त का बिंदु। और अगर वो बाहर है तो बोलते हैं वृत्त का बाह्य बिंदु। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर वृत्त का बिंदु कहा जा रहा है, इसका मतलब वो वृत्त के अंदर नहीं है, बाहर भी नहीं है, वृत्त की बाउंड्री पर है, परिसीमा पर है, वृत्त की परिधि पर है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला बिंदु आपको। फिर देखिए अगली परिभाषा, वृत्त की जीवा। किसी भी वृत्त की जीवा या कोड ऑफ सर्किल क्या होती है? देखिए, वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। किसी भी वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। और इन अनंत बिंदुओं में से किन्हीं भी 2 बिंदुओं को जब आप मिला लेते हैं तो जो रेखाखंड आपको प्राप्त होता है बच्चों, उस रेखाखंड को हम बोलते हैं वृत्त की जीवा। यानी कि वृत्त की जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जो वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। परिभाषा आप किस तरीके से लिखेंगे? वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कोड ऑफ सर्किल कहलाती है। कोड ऑफ सर्किल कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। ये जो ए बी आपको दिख रही है बच्चों, वृत्त की क्या है? जीवा है। ऐसे ही मैं एक और जीवा खींच सकता हूं, ये लो सी डी। ऐसे ही मैं एक और जीवा खींच सकता हूं, पी क्यू। तो मैं कितनी जीवाएं खींच सकता हूं किसी भी वृत्त में? वृत्त के कितने बिंदु होते हैं वृत्त पर? अनंत बिंदु। किन्हीं भी 2 को मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? जीवा। तो हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और जीवा के बारे में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है बच्चों? देखो, ये बात तो आपको समझ में आ गई, एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी बात समझिए, वृत्त की जीवा के अंत बिंदु सदैव वृत्त पर स्थित होते हैं। इसका मतलब जीवा के 2 अंत बिंदु होंगे, कहाँ होंगे? वृत्त पर स्थित होंगे। जीवा क्या होता है बच्चों? रेखाखंड होता है, रेखा नहीं होती, क्योंकि रेखा के तो अंत बिंदु ही नहीं होते। तो अगर ए बी इस वृत्त की जीवा है तो ए और बी कहाँ हैं? वृत्त के ऊपर स्थित हैं, वृत्त के बिंदु हैं। दूसरा बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा ये भी। फिर देखिए अगला, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती हैं तथा केंद्र के पास वाली जीवा अधिक लंबी होती है। जो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं वे सारी जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। यहां समझिए इस बात को। देखिए, अगर आपके पास ये है एक वृत्त जिसका कि केंद्र है O, ये O केंद्र वाला एक वृत्त है।
और मैं इस केंद्र से समान दूरी पर दो जीवाएं खींचना चाह रहा हूं। देखिए, ये मैंने इस केंद्र से कितनी दूरी पर, मान लीजिए OM दूरी पर एक क्या खींच दी है, जीवा खींच दी है। इस जीवा का नाम है AB जीवा, और इस OM के बराबर ही दूरी मैं ले लेता हूँ, इस OM के बराबर ही दूरी ले लेता हूँ मैं ON। ये ON भी बराबर है। अब मैं इतनी ही दूरी पर एक और जीवा खींच रहा हूँ, ये जीवा OM के बराबर दूरी पर एक और जीवा मैंने खींची CD। तो क्योंकि ये OM और ON बच्चों बराबर हैं, इसका मतलब ये जो जीवा AB और जो जीवा CD है वो केंद्र से क्या है, समान दूरी पर है। और जो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर दो या दो से अधिक जीवाएं भी बच्चों, जितनी भी जीवाएं आप इस केंद्र से समान दूरी पर खींचेंगे, सारी की सारी क्या होंगी, बराबर होंगी। एक और जीवा ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए PQ, और अगर ये PQ की दूरी OM और ON के बराबर है तो ये PQ भी इन दोनों के बराबर होगी। अर्थात केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। फिर देखिए, अगर हम केंद्र के पास की ओर चलें, ये AB है तो मैं केंद्र के और पास जीवा खींचता हूं तो ये AB से लंबी होगी, और पास जाऊंगा तो ये और लंबी होगी, और केंद्र के पास जाऊंगा तो और लंबी हो जाएगी। केंद्र में से होकर ही निकाल दूंगा तो ये जीवा क्या होगी, वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी। तो ये जीवा वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी। इसे ही मैंने यहाँ लिख भी दिया है बच्चों, इसे भी नोट कर लीजिए। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसका एक स्पेशल नाम भी होना चाहिए क्योंकि ये तो सबसे बड़ी जीवा है। जी हाँ बच्चों, इसका एक विशेष नाम है। वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। हमारी अगली परिभाषा क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल, वृत्त का व्यास। किसे कहेंगे वृत्त का व्यास? देखिए, किसी भी वृत्त में खींची गई वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का व्यास कहलाती है। ये AB एक वृत्त की जीवा है। क्यों है जीवा? क्योंकि वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है। अब ये केंद्र से होकर गुजर रही है तो इस जीवा को जो कि केंद्र से होकर गुजरती है इसे हम फिर क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है बच्चों जैसे कि किसी चतुर्भुज के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो वो क्या होता है, आयत। और चारों भुजाएं भी बराबर हो जाती है तो फिर इस प्रकार के आयत को जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहने लगते हैं, वर्ग कहने लगते हैं। वैसे ही ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। अच्छा, तो ये केंद्र O से इस बिंदु A तक की दूरी को तो हमने क्या कहा था, त्रिज्या कहा था। तो O से B तक की दूरी भी क्या है, त्रिज्या है। तो ये जो बच्चों व्यास है, ये व्यास AB है, वो हो जाएगा R प्लस R। ये व्यास AB हो जाएगा 2 गुणा R। व्यास AB कितना हो जाएगा, 2 गुणा R। ठीक है। और व्यास के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। किसी वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, अनंत। आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखो, एक ही वृत्त के सभी व्यास लंबाई में समान होते हैं। जितने भी आप व्यास खींच सकते हो खींच लीजिए, अनंत खींच सकते हो, लेकिन सारों की लंबाई क्या होगी, सारों की लंबाई होगी बराबर। लंबाई में सारे व्यास होंगे समान। फिर अगला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, R हो, तो वृत्त का व्यास कितना होता है, 2R। अभी मैंने आपको बताया अगर त्रिज्या है R तो व्यास AB कितना होगा, 2 गुणा R, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना। हम कह सकते हैं वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, या उल्टा बोल दो, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आप याद रखेंगे
व्यास अगर आपको निकालना है त्रिज्या से तो आप लिखेंगे 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या का दुगुना करते ही व्यास आ जाएगा। और अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है व्यास से तो आप कर दीजिए व्यास का आधा। जो व्यास का आधा होता है वो क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। फिर देखिए, प्रत्येक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। एक ये वाला भाग देखिए ऊपर AXB ये एक वृत्त का भाग है और ये बचा हुआ भाग है AYB। ये दोनों जो भाग है ना, AXB वाला भाग, ये चाप और AYB वाला चाप, वृत्त के किसी भाग को हम वृत्त का चाप कहते हैं। ये दोनों वृत्त के 2 बराबर भागों में जो विभाजित कर रहा है कौन है? ये वृत्त का व्यास है। और इस प्रत्येक आधे भाग को बच्चों हम कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। हमारी अगली परिभाषा अर्धवृत्त सेमी सर्किल क्या होता है अभी हमने जाना। अगर हम किसी भी वृत्त में एक व्यास खींच देते हैं तो व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जिनमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। और अगर हम 4 बराबर भागों में बांट दें, यानी कि 2 लंबवत व्यास खींच दें, AB और PQ 2 परस्पर लंबवत व्यास खींच दें, तो इस वृत्त के 4 बराबर भाग हो जाएंगे और प्रत्येक भाग क्या होगा? चौथा हिस्सा होगा, वृत्त का चतुर्थ अंश होगा। तो हर एक भाग को हम कहते हैं फिर चतुर्थांश। ठीक है, यानी कि चतुर्थ अंश। एक वृत्त का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, एक वृत्त का आधा हिस्सा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेमी सर्किल किसे कहते हैं बच्चों? प्रत्येक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम एक अर्धवृत्त कहते हैं। और चतुर्थांश भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी भी वृत्त में 2 लंबवत व्यास खींचें तो वृत्त के 4 बराबर भाग हो जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। फिर देखिए अगला, अगर हम व्यास से नहीं बांटे, किससे वृत्त को काटें? जीवा से काटें। अर्धवृत्त तो किसके द्वारा काटा जाता है? व्यास के द्वारा। लेकिन याद कीजिए बच्चों, जब आप वृत्त में जीवा खींचते हैं तब भी वृत्त के 2 भाग हो जाते हैं, और प्रत्येक भाग को हम तब क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड। हमारी अगली परिभाषा वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्किल। देखो, किसी वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। यहां मैंने ये नहीं कहा है 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में व्यास विभाजित करता है। जीवा 2 भागों में विभाजित करती है, जिनमें से एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है, तथा इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कि सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है, किसी प्रश्न में दे दिया जाए वृत्तखंड, तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत माइंड में इमेज बन जानी चाहिए किसकी? जीवा द्वारा काटे गए भाग की। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये AB हमारी क्या है? जीवा है। तो वृत्त के 2 भाग हो गए हैं। ये छोटू भाग हो गया है जिसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और ये जो भाग है बच्चों ये है दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड की परिभाषा भी आपने अच्छे से समझी। हर एक परिभाषा बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूरे अध्याय को अच्छे से समझना है तो इस अध्याय की पूरी शब्दावलियों को आपको अच्छे से समझना होगा। किसी भी अध्याय को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उस अध्याय से संबंधित शब्दावली को अच्छे से समझे। हर एक बात को ध्यान से नोट कीजिए बच्चों, और याद भी करना है आपको। चलिए अगली परिभाषा पे आते हैं, त्रिज्य खंड। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं बच्चों, देखो ये वृत्त है, व्यास द्वारा अगर हम 2 बराबर भागों में बांटे तो अर्धवृत्त, जीवा द्वारा अगर हम 2 भागों में बांटे तो वृत्तखंड। लेकिन अगर हम वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा कोई वृत्त का भाग काट लें
जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है OA और क्या है, OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और इन त्रिज्याओं से हमने वृत्त का ये भाग क्या कर लिया है, अलग कर लिया है, और ये वाला भाग अलग कर लिया है। तो दो त्रिज्याओं द्वारा जब हम वृत्त का कोई भाग काट लेते हैं तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं बच्चों। त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी भी वृत्त में दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया भाग या खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। अब त्रिज्य खंड भी क्या होता है बच्चों, बराबर भागों में भी काट सकता है, हो सकता है छोटे बड़े भागों में काटे। तो जो छोटा भाग होगा उसे हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्य खंड। और जो बड़ा भाग होगा उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। और जिस त्रिज्य खंड की बात हो रही है उस त्रिज्य खंड की त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्य खंड का कोण। थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर इस त्रिज्य खंड का, इस लघु त्रिज्य खंड का कोण है। और ये AB क्या है, ये जो चाप AB आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड का चाप। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड का चाप। ठीक है, समझ में आया आपको कि त्रिज्य खंड क्या होता है। फिर आते हैं हमारी अगली परिभाषा पर। देखो, छेदन रेखा, सीकेंट ऑफ सर्किल, छेदन रेखा क्या होती है, ऐसी कोई भी रेखा, ध्यान दीजिएगा अब की बार मैं कह रहा हूं रेखा, ऐसी कोई भी रेखा जो क्या करे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए गुजरे, तो उस रेखा को हम बोलते हैं वृत्त की छेदन रेखा। पहले जब हमने बात की थी व्यास की तो रेखाखंड था, जीवा भी क्या थी, रेखाखंड थी, त्रिज्या भी एक तरीके से रेखाखंड ही होती है। लेकिन छेदन रेखा रेखाखंड नहीं है, रेखा है जो कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोई रेखा, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। ये A और B पर क्या कर रही है, इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो रेखा है L इस वृत्त की छेदन रेखा है। छेदक रेखा कह दीजिए, छेदक भी कहते हैं बच्चों, कभी कभी आपको छेदक रेखा भी देखने को मिलेगी, तो छेदक कह दीजिए या छेदन कह दीजिए, एक ही बात है। छेदक रेखा या छेदन रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग आपको मैं रचना करके दिखाता हूं। देखो, आप बना लीजिए एक वृत्त ले लीजिए, ये एक वृत्त ले लीजिए बच्चों, और अब हम इसकी छेदन रेखा बनाएंगे। ये इसका केंद्र है O इसका केंद्र है, और देखो अब हम खींचते हैं इसकी छेदक रेखाएं। ये इसकी छेदक रेखा है, नाम लिख लीजिए इसका L। फिर एक और मैं छेदक रेखा खींचता हूं, लेकिन अब की बार मैं केंद्र से थोड़ा दूर खींच रहा हूं। अब की बार मैं केंद्र से दूर खींच रहा हूं। एक और खींचता हूं और थोड़ा दूर, एक और खींचता हूं और थोड़ा दूर, एक और खींचता हूं और थोड़ा दूर। ठीक है, इस तरीके से। अब ये काट ही नहीं रही, ठीक है, तो ये तो छेदन रेखा नहीं है। एक और इनके बीच में खींचता हूं बच्चों, जो वृत्त को काट तो नहीं रही लेकिन टच करके जा रही है। तो इन पर देखो, इन पर विचार करो, इन पर विचार करो। L M N T X Y, ये कई रेखाएं मैंने यहां पर खींच दी है, और इन पर विचार करते हैं। देखो क्या विचार आपको करना है, ध्यान से समझिएगा। जब हमने केंद्र के पास से छेदन रेखा खींची तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है बच्चों, देखो ये प्रतिच्छेद बिंदु, इनके बीच की दूरी ज़्यादा थी। जब हमने इस छेदन रेखा को केंद्र से थोड़ा दूर बनाया तो ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गए, पास आने लगे। ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो रहे हैं,
पास आ रहे हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु एक ही जगह होते हैं। देखो ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं ना, तो इस प्रकार की रचना जब आप छेदन रेखा से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे छेदन रेखा केंद्र से दूर हटती है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आते हैं, पास आते जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु एक ही जगह मिलते हैं। इस विशेष स्थिति में ये जो रेखा है इसे हम कहते हैं बच्चों स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। हमारी अगली परिभाषा टेंजेंट ऑफ सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा। समझ में आ गया आपको वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? अरे ऐसी कोई रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में समझिए ना, जो दो बिंदुओं पर काटेगी वो तो क्या होगी, वृत्त की छेदन रेखा। लेकिन जैसे जैसे हम इस छेदन रेखा को वृत्त के केंद्र से दूर हटाते जाते हैं, एक रेखा हमें ऐसे प्राप्त होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाती है, यानी कि वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल जाती है, जो कि हमारी रेखा x है। इसी रेखा को हम बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर बच्चों, जिस बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है, इस बिंदु को हम बोलते हैं वृत्त का स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और यह जो परिभाषा है बच्चों स्पर्श रेखा की, इसी पर आधारित है हमारा पूरा अध्याय 10। स्पर्श रेखा को समझ लीजिए, अध्याय 10 आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा तो आपने अच्छे से समझ ली ना, कि यदि कोई रेखा किसी वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के अंदर जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यानी कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करके जाती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्पर्श रेखा की परिभाषा, स्पर्श बिंदु क्या होता है इसे भी याद रखेंगे। अब हम कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं स्पर्श रेखा से जुड़े, क्योंकि अध्याय तो हमारा इसी पर आधारित है। देखो ध्यान देने वाली बात है, किसी भी वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, अतः एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आपसे कोई पूछे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है, तो आपका जवाब होना चाहिए अनंत। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्यों अनंत कैसे खींची जा सकती है, तो आप बोलेंगे कि किसी भी वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। हर एक बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए एक हम रेखा खींच सकते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, अनंत स्पर्श रेखाएं हो गई। वृत्त के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये P इस वृत्त का एक बिंदु है और इस बिंदु P पर कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो, तो आप कहेंगे इस बिंदु P पर तो हम सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा स्पर्श रेखा इसमें हम नहीं खींच सकते। ये रेखा है बच्चों जो कि इस बिंदु P पर क्या है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस रेखा L के अलावा ऐसी और कोई रेखा नहीं होगी जो बिंदु P पर इस वृत्त को स्पर्श करे। अगर हम इस P से होकर जाने वाली कोई अन्य रेखा खींचेंगे तो फिर वो छेदक रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा तो क्या होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, हर एक बिंदु पर एक ही होती है। वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। हर एक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो वृत्त पर कितनी खींच सकते हो, वृत्त पर तो अनंत खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अर्थात बच्चों वृत्त के किसी बिंदु P पर दो या दो से अधिक स्पर्श रेखाओं की रचना नहीं की जा सकती। दो या दो से अधिक स्पर्श रेखाओं की रचना नहीं की जा सकती, स्पर्श रेखा तो एक ही होती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि अगर कोई बिंदु इस वृत्त के अंदर स्थित है, तो इस अंदर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आप कहेंगे कि कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती इस बिंदु A से होकर जाने वाली।
इस बिंदु ए से होकर जाने वाली इस वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई रेखा ए से होकर जाएगी तो उसको इस वृत्त को दो जगह तो काटना ही पड़ेगा, एक बार अंदर आते हुए और एक बार फिर बाहर निकलते हुए। तो ऐसी रेखा छेदन रेखा होती है, स्पर्श रेखा नहीं होती। वृत्त के अंदर अभ्यंतर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 0, एक भी नहीं खींची जा सकती। अगला बिंदु देखो, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसकी चर्चा हमने कर ली है ऑलरेडी कि अगर बिंदु कहाँ है, वृत्त के ऊपर स्थित है, वृत्त के ऊपर स्थित है, तो इस बिंदु से हम वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये स्पर्श रेखा बिंदु P से हम खींच सकते हैं। आगे बात समझ में। अगला देखो, अगर ये बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है तब इससे हम PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपने क्या क्या जाना? अंदर स्थित बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं, वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 सवाल तो ये, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आप कहेंगे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हम एंटर हो चुके हैं बच्चों इस अध्याय के अंदर परिभाषाओं के माध्यम से। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर। आज जो भी बच्चों मैंने आपको बताया, जिन भी परिभाषाओं की चर्चा मैंने आपके साथ की, उम्मीद करता हूँ आपको सारी परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।